हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जल्दी बता दीजिए भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए भाई, क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? बोलिए बेटा जल्दी से। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अटेंड ऑल द क्लासेस। आप जानते हैं, सारी क्लासेस ध्यान से सुनेंगे, तभी तभी आप कोई कॉन्सेप्ट जो है सारे सीख पाएंगे। और किसी भी एग्जाम में रैंक वन लाना आसान नहीं है, आप जानते हैं। तो आप लोग रेगुलर रहिए भाई, टाइम पे प्रेजेंट रहा कीजिए। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीएसआर नेट के एग्जाम में जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उनके 25 to 30 क्वेश्चंस हमें कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों को साथ साथ सिर्फ आंसर करते हुए चलना है। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग उज्जवल, नवीन, प्रेरणा, प्रीति। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो भाई सबसे पहले आप लोग जानते हैं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। हालांकि आज अनअकैडमी ऐप पर हमारी कोई क्लास नहीं है, नॉट टुडे, लेकिन अनअकैडमी ऐप पर हमारी क्लासेस होती है और बहुत सारे लेक्चर्स फ्री हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको APR10 डिस्काउंट वाला कोड यूज़ करना है। अगर आप बाय नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप उस कोड को यूज़ कर सकते हैं, तो आप मेरी सारी वीडियोस वगैरह फ्री देख पाएंगे, राइट। एक ही सब्सक्रिप्शन से CSR नेट वाले बच्चे जो हैं सभी टीचर्स की वीडियोस को देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके बारे में। एंड इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR नेट के लिए, तो आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। सेक्शन है CSR UGC नेट, उसमें जाना है। देन आपको प्लस का मतलब होता है पेड कोर्स, आप बाय करेंगे। यस, दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और आप जानते हैं ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम ऑफर है। और इसके अलावा मैं एक बात और बताता हूँ, और आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं, यू विल गेट 1 मंथ सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लेकिन मैं सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, कौन से वाले, जो CSR नेट के। मेरे पास सारे एग्जाम्स के PYQs हैं, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? CSR नेट वालों से। ये रहे आपके क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहे। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग, क्या आप सब लोग रेडी हैं? जल्दी बता दीजिए मुझे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 25 to 30 क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, क्योंकि अलग अलग पार्ट में करेंगे, समझते हुए चलना है जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, करें स्टार्ट। बोलो भाई जल्दी से, थम्स अप कर दो। यस, PDF बिल्कुल मिल जाएगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको मान लीजिए, लेट्स सपोज दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो बेटा। नीचे करने की जरूरत नहीं है, वो सही दिख रहा है। नीचे करिए, नीचे करके क्या करूं? यस, तो आप जानते हैं SF4, XeF4, ICl4 नेगेटिव में पूछा क्या है? नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज पूछी है जिनके पास दो लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम पे। तो आप कर देंगे स्पीड से। बोलो भाई SF4, साथ साथ समझते हैं ना भाई। SF4 जो होता है कैसा होता है? सीसो शेप होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले ही। 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने होते हैं इसमें? 0। क्लियर है? क्या ये बैरी सूडो रोटेशन शो कर सकता है? आंसर इज यस, BPR बैरी सूडो रोटेशन शो करता है। मॉलिक्यूल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। बोलो भाई
सेंट्रल एटम के पास, इसके पास एक ही लोन पेयर है। XeF4 में जीनोन के पास 4 फ्लोरीन है, तो 2 लोन पेयर होंगे। और मैंने बताया था हमेशा ऑक्टाहेड्रल में वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, 180 डिग्री पे होनी चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा एक और है ICl। देखो आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो नोबल गैस ही बन जाता है। तो 4 Cl है, जस्ट लाइक XeF4। आपको शेप पूछी जा सकती है, ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, जो भी पूछे आंसर आप इसी तरीके से देंगे। तो करेक्ट आंसर इज 1। यस, लोन पेयर जो है वो पिवट एटम नहीं बोलेंगे आदित्य उसको, दिस इज द पिवट एटम थोड़ी है वो, कुछ नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, 25 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग फ्री हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं मेरी क्लास जो होगी वो 8 बजे होगी, जिसमें हम एरोमेटिसिटी पढ़ रहे हैं इन कंप्लीट डिटेल। आज की 8 बजे वाली क्लास थोड़ी लंबी होगी, 1.5-2 घंटा कम से कम, क्योंकि पूरे दिन में और क्लासेस नहीं है, क्लासेस कम हो रही हैं आपकी, तो क्लास की लेंथ बढ़ाएंगे आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिए भाई। डिजिटल बोर्ड और इसमें क्या दिक्कत है, कोई डिफरेंस है कुछ? बोलो भाई। इनमें से अमोनिया, वाटर और CH4, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि इससे आप ये मत सोचना नेट में सारे क्वेश्चन इजी ही आते हैं सर। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो, क्योंकि अभी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, ये तो 2011 है यार, आज से 10-11 साल पहले की बात है, तो आसान क्वेश्चन थे, अब नहीं है। आप 2018 से देखना स्टार्ट करना, 18, 19, 20, 3 साल में बहुत मस्त क्वेश्चन आए हुए। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइब्रिडेशन सबकी सेम है, और सबकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, तो इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप जल्दी जल्दी करते जाइए। थर्ड, द मॉलिक्यूल हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, इनमें से आइडियल टेट्राहेड्रल शेप किसकी होगी, बताइए जल्दी से। आइडियल टेट्राहेड्रल शेप किसकी है? तो समझ के आंसर करना भाई, जरा सा भी डिस्टोर्शन नहीं है, ना बॉन्ड एंगल में ना बॉन्ड लेंथ में, वही आइडियल होगा। क्वेश्चन नंबर सामने जरूर लिखिए, बोलो बेटा। यस, थर्ड का आंसर क्या है, बी, क्योंकि वेरी गुड, सल्फेट आयन जो है, आप हम बनाते तो हैं इसको डबल बॉन्ड इस तरीके से, राइट, लेकिन आप जानते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है इन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, राइट, रेजोनेंस में है, तो सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्विवेलेंट नजर आएंगी आपको, तो इस तरीके से समझिए। सबका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो क्या है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, S और O का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कमेंट करो जल्दी से, ये सब चीज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो, जिनमें रेजोनेंस होता है उनका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया है, आप लोग जानते हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। कितने सिग्मा के ऊपर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज है, 4। पाई बॉन्ड है कितने, 2, डिवाइड बाई सिग्मा, तो आंसर इज सिग्मा बॉन्ड 4 ही हुए ना। 6/4 इज 3/2, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या आंसर किया यार तुमने अविनाश, मतलब इनको भी गलत करोगे क्या यार तुम? और इसको क्वेश्चन नंबर 4 समझ के कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। A molecule with the highest number of lone pair and has a linear shape based on BSEPR theory. लीनियर है और हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे है, कौन है?
एग्जैक्टली करेक्ट, करेक्ट आंसर I3 नेगेटिव। आप जानते हैं सेंट्रल आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो sp3d हाइब्रिडाइज होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग मैंने स्टेरिक नंबर 5 और 6 पढ़ा दिया, राइट। अभी थोड़ा सा बाकी भी होगा, एक दो पार्ट वो हम कर लेंगे इस काइंड ऑफ। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है I3 नेगेटिव, सभी लोग याद रखना। स्टैंड में जो जो काम की चीजें बताता हूँ, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा है, डी जेड स्क्वायर है। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, बता सकता है कोई। यस, नंबर ऑफ लोन पेयर 9 है। इनको भी काउंट कर लेना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं IIT JEE एडवांस में। लेकिन अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, कर दिया ना गलत कुछ बच्चों ने आंसर पहले ही। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर पूछा जाए तो उसको सही से काउंट करना, ये सारी बातें अच्छे से पढ़ लिया करो भाई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्रिडिक्ट I5 नेगेटिव, I5 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है हमारी क्लास में। बोले बेटा। I5 नेगेटिव के बारे में वेरी गुड। I5 नेगेटिव आप इस तरीके से बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। I5 नेगेटिव, I7 नेगेटिव, इसके अलावा जो I3, I5 पॉजिटिव, I52 पॉजिटिव, ये जो पॉली हेलाइड आयंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पॉली हेलाइड आयंस। कौन कौन से बनते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। आप लोगों को अभी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। फिलहाल I5 नेगेटिव, ये इनका बॉन्ड, इनका बनने का तरीका टोटली डिफरेंट है। I नेगेटिव के साथ एक दूसरा I2 होता है इधर से, ठीक है, और एक I2 इस तरीके से। कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है इनके बीच में, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वेरी गुड। इनमें क्या है, एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल, राइट, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, दूसरे दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को इंड्यूस कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर धक्का मारेगा तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव। आयन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये सारे स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेन ग्रुप में। मेन ग्रुप बिल्कुल मिस मत करना मेरे से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेन ग्रुप में आप इतने ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे मेरे से जितना आपको, और बुक्स आप कितनी पढ़ेंगे मेन ग्रुप पे, तो इतनी मोटी मोटी दुनिया भर की बुक्स रखी होती हैं, पढ़ने में बहुत सरदर्दी हो जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिए, आपको एक कसम खा लीजिए, मम्मी कसम है आप लोगों को, मेन ग्रुप जो है पूरा डिटेल में मेरे से पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका जीवन सुधर जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, मैं समझ गया मैंने क्या किया, ये लो, नजर आया क्या यहाँ पर। व्हाइट स्क्रीन पे ज्यादा सही लग रहा हूँ मैं कि ब्लैक पे, बोले बेटा। तो मैं जानता हूँ कि सही मैं दोनों पे ही लगता हूँ, बट ज्यादा सही किस पे लग रहा हूँ, आई शुड करेक्ट माई क्वेश्चन। हो गया, सभी ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए।
A pair of gaseous molecules or ions having tetrahedral structure. जल्दी स्पीड से आंसर करना है। ठीक है, ब्लैक पे कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने को क्या टेंशन है। मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रहा था। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात की है तो सेंट्रल एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जैसे कि एसएन में है, और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए। टेट्राहेड्रल है, राइट। pH4 पॉजिटिव, pH4 पॉजिटिव बन सकता है, बोलो। ये आ गया अच्छा क्वेश्चन। pH3 होता है और pH5 नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कहाँ पढ़ाया था? इन एक्साइटेशन थियरी, एक्साइटेशन थियरी, राइट। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? और नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस, pH5 डज नॉट एग्जिस्ट, बट द क्वेश्चन इज pH4 पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये है। तो हर चीज को लॉजिकली कनेक्ट करके रखिए। pH4 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, यस। pH4 में फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और आप सोचिए क्या उसको डी, इसमें मुझे पहले इसका आंसर कीजिए, देखता हूँ आप कितनी डिटेल में बातें समझ रहे हैं। क्या फॉस्फोरस ने इसमें डी ऑर्बिटल को यूज किया है? डी ऑर्बिटल, क्या pH4 में फॉस्फोरस ने डी ऑर्बिटल को यूज किया है? तो समझ के आंसर करना बेटा। आंसर इज फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3, राइट। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो डी को तो इन्वॉल्व करने की अभी जरूरत है ही नहीं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो हर पॉइंट को ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे, अभी तो आप काफी पुराने क्वेश्चंस पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, among the following pair which those in which both species have similar structure। चलिए सिमिलर स्ट्रक्चर को कर लीजिए मार्क। सिमिलर स्ट्रक्चर को मार्क करने के बाद हमको बताइएगा आप सभी लोग, सिमिलर स्ट्रक्चर मार्क कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? जल्दी बताइए बेटा। केमिकल बॉन्ड नहीं, देखो पीरियोडिक के बहुत क्वेश्चंस कर लिए, सॉलिड स्टेट चल ही रहा है, केमिकल बॉन्डिंग के अब सारे क्वेश्चन करने की बारी है। इक्विलिब्रियम के हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं और सीरीज भी आएंगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किसी भी दिन मिस नहीं करनी है। जब भी मैं क्लास लगा रहा हूँ, आइदर ऑन अनअकैडमी ऐप और या यहाँ पर, क्वेश्चन वाली क्लासेस अटेंड करनी है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और किसी थियरी में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। 6 का आंसर क्या है? डी आंसर कर रहे हैं बच्चे कि सर सेकंड वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में स्ट्रक्चर सिमिलर है। स्ट्रक्चर सिमिलर होने का मतलब है सेम शेप की बात हो रही है, राइट।
क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक लूज कर दिए, कितने बचे? एक लूज करने के बाद कितने बचेंगे? 6। दो से फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया और आप जानते हैं तो क्या बचा होंगे? 2 लोन पेयर, बैंड शेप हो गया है। सिमिलरली आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन 8। आपने कौन सा आंसर मार्क किया इसका? Among the following pairs, those in which both species have similar structure. आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक गेन के लिए कितने हुए? 8। लेटेस्ट पेपर वाला पहले करा दूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से रिवर्स कर लेंगे। बताना भाई, तुम डी इतने सारे निकम्मे लोग कैसे हो गए? तुम्हें शर्म नहीं आई क्या कुछ? मतलब ये भी गलत करोगे अब तुम? ये दोनों सेम स्ट्रक्चर रखते हैं क्या? आंख के अंधों, क्या ये सेम स्ट्रक्चर है? आंसर इज नो। तो सेकंड वाले में दोनों पेयर के तो सेम स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो सेकंड जिस इसमें है वो काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये आंसर बचा। बहुत पीटूंगा तुम्हें घेर के, बता रहा हूं। N3 नेगेटिव लीनियर है, XeF2 लीनियर लिख लेना, दोनों लीनियर है, घर पे बनाते रहना बैठ के। XeO3 ICl4 नेगेटिव और PtSCl4 दोनों स्क्वायर प्लेनर है, लिखो। बताओ, शर्म ही नहीं आ रही? बताओ, ये भी गलत करोगे पेपर में तो बस तुम कर लिया तुमने, टॉप छोड़ो, सिलेक्शन भी करना मुश्किल है इस हालत से तो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी कीजिए। क्या करेक्ट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए बेटा। सेवंथ का ऑप्शन देखो, कर दिया ना गलत कुछ बच्चों ने पिछली बार भी। क्या मैच करना है समझ लेना पहले। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो अपने आप देख लेना, शेप की बात चल रही है, ज्योमेट्री की बात चल रही है। XeO4 कैसा होगा? तो हम जानते हैं ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टेट्राहेड्रल है और परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, राइट। तो इसमें आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। तो XeO4 को हम किससे मैच करेंगे? Q से। एक भी मैच अगर करते हो ना, तो पेपर में जरूर चेक कर लेना कि एक भी मैच करते ही आंसर चेक करने की कोशिश करना। 1 को Q से मैच किया, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, राइट। अब फिर चेक करो, सेकंड को R से, इसमें सेकंड को P से, तो सेकंड को तो करना ही पड़ेगा चेक। BrF4 इतनी बार पढ़ लिया, स्क्वायर प्लेनर। अरे आपको अभी तो बताया था ICl4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, सारे एक ही खानदान के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ये वाला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे जंप कीजिए जल्दी, ये हो जाएगा इजीली। देखो ये तो इसमें कोई टेंशन नहीं, अभी बताया था। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर देखो आया हुआ ना नेट में, I3 नेगेटिव में। करेक्ट आंसर पता है क्या है? 9 है। समझ में आ गई बात? कर लेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 इस पे पूछा हुआ है डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट मैंने एक ही क्लास में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, सर्च कर लेना डायपोल मोमेंट बाय आलोक सर, आ जाएगी यूट्यूब पे वीडियो। एक ही लेक्चर में दो लेक्चर, शायद 2 पार्ट पढ़ाए हैं मैंने, छोटे छोटे पार्ट पढ़ाए होंगे। यस, 9th का करेक्ट आंसर कीजिए। अरे बहुत आसान है सारी चीजें, समझते हुए चलिए बेटा, जो क्लास में बताया वो एग्जाम में आएगा।
बस आपको वहां ध्यान रखनी है जो क्लास में बातें बताई हैं, अगर आपने ध्यान रखी है तो आप रैंक 1 ही लेके आएंगे। पहले तो देखो कंपैरिजन करते हैं किसमें, NH3 और NF3 में। 11th क्लास का क्वेश्चन है, NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है और सभी लोग जानते हैं, राइट। तो यहाँ NF3 ज्यादा दिखाया है, ये गलत, ये सही हो सकता है। यहाँ NF3 ज्यादा दिखाया है, ये गलत, ये सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन NH3 और H2O में से कौन आगे होता है हमेशा? H2। मैंने तुम्हें इसका डेटा भी लिखवाया था, याद है क्या? HF का भी डेटा लिखवाया था, अब समझ में आया बेटा? दिस इज ऑल एक्सपीरियंस, इन तीनों के तो मैंने डेटा भी लिखवाए थे। और NF3 को मैंने किससे कंपेयर करवाया था बोलो? NCl3, NBr3, याद है? वो सारे क्वेश्चन एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, बहुत इजी चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो। प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो बस याद रखना, उस पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स इन वन प्लेन। सभी एटम्स वन प्लेन में होने चाहिए। कौन सा होगा जिसमें सारे एटम एक प्लेन में, बताना बेटा। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, डी। कार्बोनेट ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, इसके नाम में प्लेनर आ रहा है, इसे क्या चेक करना भाई? SO3 ट्रायंगुलर प्लेनर और NO3 नेगेटिव ट्रायंगुलर प्लेनर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। है दम किसी में क्वेश्चन नंबर 11 करने का? CuCl5 3 नेगेटिव। CuCl5 TBP ज्योमेट्री है। इस तरीके से प्लेन में, प्लेन से ऊपर, प्लेन से नीचे। यस द करेक्ट आंसर इज JTD होने की वजह से। क्या है इसमें? अभी आपको नहीं पढ़ाया है, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। टेलर डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन। अगर आप, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे इसका। कुछ इस तरीके से बनेगा। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है इसमें? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो बता सकते हो? ऑफ कॉपर, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें? तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कॉपर +2 मतलब D9 सिस्टम। स्प्लिटिंग डायग्राम आपने इसे ऑक्टाहेड्रल के पढ़े हैं, राइट?
टेट्राहेड्रल के पढ़े हैं। इसी तरीके से मैं आपको टीबीपी का भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे ज्योमेट्रीज पढ़ाऊंगा। जैसा नेट वाले बच्चों को तो मैं हेक्सागोनल, पिरामिडल एंड स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक जितनी भी ज्योमेट्री आपने अपने जीवन में सुनी होगी सबके स्प्लिटिंग डायग्राम पढ़ाऊंगा। D9 में इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल समझते हैं वैसे समझ में आ जाएगा। ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, राइट। तो जेड एक्सिस से लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिपल्शन डीजेड स्क्वायर में है। ये तीनों लिगेंड एक्स वाई प्लेन में है। ये तीनों किस में है याद करो, sp2 से बनते थे एक्स वाई प्लेन में। तो ये डी एक्स वाई होगा एक, और एक होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी जो बचे डी वाई जेड, डिटेल पढ़ा दूंगा। तो आपने देखा जो डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है कॉपर का, राइट, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे फील्ड हैं। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो भी लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं जेड एक्सिस से, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकते हैं, लेकिन जेड एक्सिस पे जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से जेड इफेक्टिव ज्यादा बाहर जा रहा होगा। तो इनकमिंग लिगेंड जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस करेंगे ज्यादा, जो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? और आप बात समझते हैं बेटा, मैं इसको ऊपर करके दिखा देता हूं कि अगर डी जेड एक्सिस पर, डी जेड स्क्वायर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये वाले लिगेंड जो आ रहे हैं उन तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पहुंचेगा तो ये और पास आ जाएंगे, तो ये शॉर्टर बॉन्ड हो जाएंगे, ये शॉर्ट होते हैं और बाकी लॉन्ग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल पढ़ने, डोंट वरी। अभी मैंने आपको जेटीडी कोऑर्डिनेशन अभी नहीं पढ़ाया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पर एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ गया सभी लोगों को, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, बोलो भाई। कुछ कुछ बातें तो समझ में आई होंगी, बस इतना ही बहुत। कुछ क्वेश्चन एकदम अच्छे आ जाते हैं, मैंने बताया था ना। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। नंबर ऑफ लोन पेयर आर आइडेंटिकल इन द पेयर्स, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल किस में होंगे? बोलो। XgF4 में कितने हैं? दो हैं। ClF3 में कितने हैं? दो हैं, होगा आइडेंटिकल, राइट। नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर आते हैं, आप बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ClF3 भी BP बैरी सोडो रोटेशन होती है इसमें भी, यस। 19F NMR के डेटा से मैंने प्रूव किया हुआ है इनकी कितनी पीक्स आती है। तो आप, एक लेक्चर है अनअकैडमी ऐप पे, अगर आपने नहीं देखा है, टर्न स्टाइल रोटेशन वर्सेस बैरी सोडो रोटेशन, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, आप जाके उसको देख लेना, समझ में आ जाएगी सारी बातें। हाइपर वैलेंट स्पीसीज, देखो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाइपर वैलेंट स्पीसीज कौन सी है? हाइपो में क्या होते हैं? कम होते हैं इलेक्ट्रॉन। हाइपर में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ऑक्टेट से ज्यादा PF6 नेगेटिव। 13 का अगर एक आंसर करेक्ट मारना है तो PF6 नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर, राइट।
SF4 क्यों नहीं है? SF4 क्यों नहीं है? बोलो बेटा। SF4 में 8 से ज्यादा है क्या? 2, 4, तो 6, 2, 8। देखना जरा कितने इलेक्ट्रॉन होगा इस पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने ये वाला आंसर क्यों नहीं दिया? Why not B? 8 है? सीरियसली? आपने इसको आंसर किया है PF6 नेगेटिव। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो आपने किस बिहाफ पे बी को छोड़ दिया? आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। SF4 में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको सेंट्रल एटम के पास। तो मुझे इसका आंसर देना, लिख लो होमवर्क, सर्च करके आना। तुम्हें इतनी सी हाइपर और हाइपो में दिक्कत आ रही है कि तुम्हें आज भी बुढ़े हो गए तुम लोग पढ़ते पढ़ते। देख सोचो, इसका होमवर्क लिखो से सी आंसर दे रहे। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, जो टाइम दिया उसे सोच के आइए, सर्च कीजिए। मुझे नहीं पता कहाँ, कहीं भी सर्च नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे बेटा? उधर मैंने बता दिया, आपने लिख लिया। हाँ वेरी गुड। सी इसलिए आंसर है क्योंकि पहली नजरें हमारी सी पे पड़ी। ये कोई तरीका नहीं आंसर करने का। नजरें किस पे पहले पड़ी, वो तेरी थोड़ी हो गई जिस पे तेरी नजरें पड़ी। स्कूल के बच्चे होते हैं वो, जो कहते हैं ये वाली मेरी है, इसको मैंने पहले देखा। उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, नहीं ये मेरी है, मेरी है। अबे तुम पागल हो गए कुछ? अकॉर्डिंग टू VS EPR थ्योरी, ज्योमेट्री ऑन द सेंटर आयोडीन I3 एक नेगेटिव होगा, टेंशन मत लेना। एक I3 नेगेटिव होगा, एक I3 पॉजिटिव होगा, इस तरीके से होगा। ज्योमेट्री पूछी है तो I3 पॉजिटिव में भी ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ज्योमेट्री शेप नहीं पूछी, मैं बार बार समझाता हूं तुम्हें, ये बेवकूफी मत कर देना भाई। और इसमें ज्योमेट्री कैसी है, कितनी बार बना लिया, TBP करेक्ट आंसर। चलो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये भी इजी ही लग रहे हैं अभी तो। अच्छा सा क्वेश्चन कोई आ जाए तो मजा आ जाएगा। द करेक्ट नॉन लीनियर एंड आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, दोनों वर्ड को ध्यान रखना बेटा। नॉन लीनियर और आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सेम शेप। शेप सेम होनी चाहिए लेकिन लीनियर नहीं होनी चाहिए। तो जो मॉलिक्यूल लीनियर दिखे उसे भगा दो, ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ, सोचो इस तरीके से। अरे ये अब सिखाऊं क्या मैं तुम्हें शेप निकालनी? ये तो इतनी बार पढ़ चुके हैं हम। बताइए बेटा, 15 का करेक्ट आंसर क्या है? I3 पॉजिटिव अभी बनाया ऊपर, इतने निकम्मे मत बनो। ये रहा, बेंट शेप है। Cl(F2), क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा 8। 8 में से अगर वो
दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो कितने बचेंगे? 3 लोन पेयर। तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो तुम? कोई तुम्हें पैसे देता है क्या गधे बन के दिखाने के? बोलो भाई, कोई फंडिंग कर रहा है तुम्हें? ये लीनियर है, ये तो हो ही नहीं सकता। HCl2 देखो, सल्फर के पास होते 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों बेंट हैं। ये भी गलत करेंगे अभी। ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसको मेन ग्रुप में थोड़ा सा समझने की और कोशिश कर लेंगे। फिलहाल मैं, क्योंकि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। SbF5 एंड PPH5 याद रखना, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। PPH5 इज ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन SbH5 इज स्क्वायर पिरामिडल। लिखो जल्दी, मार्क करो। फिलहाल के लिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। मेन ग्रुप में आगे इससे कुछ पॉसिबल रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा किसमें ऐसा होता है, किसमें नहीं होता है। सेंट्रल एटम का साइज अगर बड़ा हो तो वो कौन सी ज्योमेट्री को प्रीफर करवा सकता है। ये सारी चीजें हम मेन ग्रुप में पढ़ने की कोशिश करेंगे जब हम ग्रुप नंबर 15 पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 15 आपके एग्जामिनर का काफी फेवरेट है। उससे कई बार उसने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं आपको इसी आने वाले और क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगा कि ग्रुप नंबर 15 से वो डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार पूछ चुका है। तो इससे हमें आइडिया मिलता है ग्रुप नंबर 15 के बारे में, और जितने फैक्ट मैं जब पढ़ाऊंगा मेन ग्रुप, तो वो आप लोग याद रखेंगे सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये तो कर देंगे आप। Br3 पॉजिटिव क्या पूछा? ज्योमेट्रीज। हालांकि मैंने आपको IF5 पॉजिटिव अभी तक नहीं पढ़ाया है, पर फिर भी आप ट्राई कीजिए। करो बेटा कोशिश। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? अच्छा, हमें 25 के आसपास कर लेने बस। हालांकि पॉलीहेलाइड आयंस मैंने आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाए हैं, पर देखिए आप ये तो जानते हैं Br3 पॉजिटिव, राइट? तो Br3 पॉजिटिव आप जानते हैं टेट्राहेड्रल है। तो दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये या तो ये वाला। IF5 पॉजिटिव मैंने आपको पढ़ाया है भी नहीं, और अभी आप लोगों को ज्यादा टेंशन इसकी लेनी है भी नहीं, क्योंकि जो चीज पढ़ानी है वो तो फिर क्या हो गया, एक तरीके से याद करने वाली बात है। लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगा सारे पॉलीहेलाइड आयंस, तो उस दिन आपको सारे याद हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आंसर मार्क करके रखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। C3H2 नहीं है बेटा, C3O2 है। दो तीन बातें लिख लेना। कार्बन सब ऑक्साइड है। इसकी स्मेल गंदी होती है, फॉल स्मेल होती है। और स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज दे देता हूँ अभी। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस इज योर C3O2। ऐसे ही C5O2 भी हो सकता था पेपर में। C5O2 कैसे बनता? राइट, सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, 4 सिग्मा 4 पाई कर देंगे आप लोग। 18 का आंसर क्या है? 4 सिग्मा 4 पाई। अर्षित बेटा आंसर ध्यान से काउंट कर। क्या कर रहा है ये? कैसी हरकतें कर रहे हो तुम ये आसान क्वेश्चन है, 19th वाले को कीजिए। अरे इन क्वेश्चंस को देखने से कुछ ना कुछ तो नॉलेज बढ़ी।
मैं इनसे नहीं बढ़ रही, XgF2 XgO2, CuCl5 3 नेगेटिव वाले में नॉलेज बढ़ी, SbPH5 वाला कैसा होगा स्क्वायर पिरामिड, उससे नॉलेज बढ़ी। तो ये नॉलेज धीरे धीरे ही बढ़ेगी। एक दिन में सारे इफेक्ट वाली चीजें लिख के दे दूंगा तो लोग आपको लगेगा क्या रटेंगे क्या, इनको रट्टा मार के मरना ही हमें। 19 स्ट्रक्चर पूछा है, XgF2 कैसा होता है, लीनियर होता है। और XgO2F2 कैसा होगा, आप जानते हैं O2F2। जीनोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ये बाइवेलेंट है और ये मोनोवेलेंट है तो एक लोन पेयर बचेगा। तो सही से बनाना होगा। लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, इक्वेटोरियल। क्या ये सही स्ट्रक्चर बनाया मैंने, बोले भाई क्या ये सही स्ट्रक्चर है 19th का, इज दिस द करेक्ट स्ट्रक्चर? आंसर इज नो। पाई बॉन्ड और लोन पेयर किस चीज के दीवाने हैं, एस कैरेक्टर। और एस कैरेक्टर इन्हें कहां मिलेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्लियर है। और फ्लोरीन एपिकोफिलिसिटी शो करता है। क्लियर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। 20 है ना बेटा ये। TeF5 नेगेटिव। Te जो है सल्फर के नीचे आता है। Te के पास आप करते जाइए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6। 5 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कितने हो गए 7। 5 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5। Te उससे टीपो 6 इलेक्ट्रॉन होते थे, एक एक्स्ट्रा लिखा है 7 है, एक लोन पेयर बचेगा। राइट, जल्दी बताओ। तुम इतने निकम्मे क्यों हो भाई। जब एक लोन पेयर है और 5 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये नहीं कहता। स्टेरिक नंबर 6 है। क्या ये स्क्वायर बायपिरामिडल तो नहीं, क्या पूछा इसने, शेप पूछिए ना। स्क्वायर पिरामिडल, अच्छा पिरामिडल में बायपिरामिडल क्यों पढ़ रहा हूँ इसे, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल हुई शेप, समझ में आ गई बात। इसमें भी गलत कर रहे हो तुम देख लो कितने गंदे बच्चे हो। 21 जल्दी आंसर कीजिए। H3 पॉजिटिव। जिनको नहीं पता मैं फिलहाल के लिए बता देता हूँ। ये क्वांटम में मैं प्रूव करूंगा कौन सा लीनियर लेके चलो या नॉन लीनियर लेके चलो, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो साइक्लिक वाला है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लिख लीजिए फिलहाल के लिए। लिख लेंगे क्या आप लोग। 21st क्वेश्चन, सॉरी नॉट बी, कितना हुआ एंगल ये 60, राइट 60 होगा भाई। वन ट्वेंटी नहीं 60 होता भाई, ट्रायंगल है ये। ये सब प्रूव करूंगा। कुछ एग्जाम्पल जो है, मैं क्यों कह रहा हूँ सभी बच्चे यहाँ प्रेजेंट रही, कुछ एग्जाम्पल आप हो सकता है ग्रेजुएशन में पढ़े ही ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े, तो वो वाली बातें आ जाएगी। लेकिन एग्जाम आउट ऑफ कोर्स थोड़ी बोल देंगे, अरे मैं आपको H3 पॉजिटिव का, आप एमओडी देख रहे हैं ना, H3 पॉजिटिव का एमओ डायग्राम बनाने को दूंगा ना तो उसमें भी तुमसे नहीं बनेगा अभी।
ये सब पढ़ाऊंगा मैं। कोई भी क्लास मिक्स मत कीजिए, मिस मत कीजिए। 8 PM वाली रात को जो क्लास चल रही है, चाहे वो जीओसी की हो या जो भी, हर क्लास को प्रेजेंट रहिए। हेमो डायग्राम बढ़ाऊंगा S3 पॉजिटिव का, तब समझ में आएगी बातें और भी। ये ये नहीं लग रहा है, ये कोऑर्डिनेशन का, इसको बाद में देखेंगे। जल्दी से बता दीजिए, बस अब बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं अब हम सच्चाई के। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रूव कर दो। XGF5 नेगेटिव, BRF5, जल्दी बता दीजिए। मोस्टली क्वेश्चन जो मैं बॉन्डिंग के लेके आया हूँ वो VBD के ऊपर बेस्ड है, VBD VSEPR के ऊपर बेस्ड है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन एक्सेट्रा, इस टाइप के हैं, ठीक है। अरे ट्रायंगल का बॉन्ड एंगल 60 ही होता है भाई, इक्विलेटरल में। XGF5 नेगेटिव कैसा होगा? जीनोन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 8। एक गेन कर कितने होगा? 9। 9 इलेक्ट्रॉन में से 5 तो फ्लोरीन है। 1 2 3 4 5। 5 फ्लोरीन है एक प्लेन में, और एक लोन पेयर ऊपर होगा, और एक लोन पेयर पेंटागनल प्लेनर शेप है, राइट। और BRF5 नेगेटिव 1000 बार बना चुके हैं, स्क्वायर पिरामिडल है। वेरी गुड, ये इससे भी आसान है। 23rd, इसको जल्दी से आंसर कर दो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ClO3 XeO3 SO3। ClO3 पे नेगेटिव भी है। क्लोरीन के पास होते हैं कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर लिया, 8 हो गए। 8 हो गए, राइट। और ऑक्सीजन कैसा होता है? बाई वैलेंट। ClO3 नेगेटिव हो गया सभी को, बोलो भाई कैसा है ये? पिरामिडल। XeO3 तो बिल्कुल इसी का दोस्त हुआ, क्योंकि उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन SO3 के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो ट्राइंगुलर प्लेनर है, पिरामिडल नहीं है, नॉट पिरामिडल कर देंगे, ठीक है। 23 का आंसर हो गया। 24th को जल्दी कीजिए, 30 क्वेश्चन है टोटल, अब कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। SNF3 सेंट्रल एटम कौन होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। SNF3 सल्फर ट्रिपल बॉन्ड N, 3 फ्लोरीन है। कल एक अच्छा, ये अच्छा हुआ याद आ गया मुझे, DTU का पेपर जो हुआ था, तो उसके मेरे पास सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। DTU का स्पेशल, तो वो क्लास लगा के हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखना क्लास में क्या पढ़ाया, उससे कैसे क्वेश्चन आए हुए। सारी क्लास के ही थे, ऑनेस्टली बताऊं तो। कैसी शेप है इसकी? ज्योमेट्री पूछे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। XeO2F2 अभी बताया था मैंने। इक्विटोरियल के दीवाने, पाई बॉन्ड और टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आंसर करना बेटा, शेप नहीं पूछी, क्या पूछी है? ज्योमेट्री। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। बोरोन, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए, 5 मिनट में ही खत्म कर देंगे।
बोरोन इन BCl3 है, क्या हाइब्रिडेशन होगी? बोरोन BCl3 में क्या हाइब्रिडेशन रखता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया भाई। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 3 के 3 बॉन्ड बना रखे हैं। एक खाली p ऑर्बिटल जरूर है, लेकिन वो खाली वाला किससे ओवरलैप है? क्लोरीन के पास जो 3p है, एंड ऑफ बैक बॉन्डिंग है 2p 3p ओवरलैपिंग से। 25 का हाइब्रिडेशन क्या होगी बोरोन की? sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है बेटा। इवन इफ बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट हो भी तो भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो अफेक्ट नहीं हो रहे ना। वेरी गुड। 26, चलो जल्दी से। बेंड्स रूल की बात की है यहाँ पे। बेंड्स रूल आप जानते हैं, जो टीबीपी ज्योमेट्री के बारे में एक तरीके से बात होती है वहां पे, जब हम बताते हैं कि जो लोन पेयर वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? इक्वेटोरियल। मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल कौन सी ज्योमेट्री में? टीबीपी में। तो ये कह रहा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन की बात और सेंटर एटम की ज्योमेट्री, बेंड्स रूल इनमें से किसको कनेक्ट करता है? तो आप लोग जानते हैं बेंड्स रूल इनमें से कनेक्ट करता है किसको? राइट, कर दिया 26, वेरी गुड। 27 मैंने क्लास में कराया था, याद कीजिए, कुछ बच्चों को याद हो सकता है। स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो आप आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे पहले, वो 7 से ज्यादा आएगी। 7 से ज्यादा आएगी तो आपको पता चलेगा इनमें तो परोक्सी लिंकेज है। दो दो OH है दोनों के पास, और 2 ऑक्सीजन बचे, राइट। 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6, लाइक दिस। ओवरऑल 2 नेगेटिव। अरे बहुत आसान है, आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, मैक्सिमम से ज्यादा आएगी, जिससे आपको परोक्ष लिंकेज का आइडिया लग जाएगा, राइट। दूसरी बात, आप जानते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, वो आप कर देंगे। अब आप देखिए आयोडीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये जो ओवरऑल नेगेटिव 2 चार्ज है वो किसी के ऊपर नहीं है, वो किसके? आयोडीन के पास है। 7 में से देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर आप नेगेटिव चार्ज को यहां नहीं बनाना चाहते बेटा, तो ये सोचिए नेगेटिव चार्ज एक इस आयोडीन के पास है, एक इस आयोडीन के पास है। ज्योमेट्री कैसी है? ऑक्टाहेड्रल है। देख लो आयोडीन को, समझे? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, तभी मैं कहता हूँ सारी सीरीज अटेंड करते रहिए। अच्छा, OH 2 अलग से और ऑक्सीजन 8 होने चाहिए, राइट। वेट 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 वेट, आयोडीन 2 हो गए, 2 OH हो गए, अब भी 8 हुए हैं, तो कोई बात नहीं, अब एडजस्ट कर लेते हैं। आप ये सोच लीजिए, O नेगेटिव। अब देखो, ये देखो, ऐसे बना लीजिए इसको, या फिर आप चाहते हैं जैसे आपका दिल करे वैसे बनाइए, समझ गए? कोई बात नहीं।
अगर तुम्हें अच्छा OH से तो पता चल गया, अगर OH दो O नहीं होते तो कैसा स्ट्रक्चर बनता? मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इस पे इधर है और एक OH जो है वो इधर आ गया है। सिमिलरली OH इधर बना दीजिए। अब देखो क्लियर है बात, बोलो भाई। देख लो इसको, दिस इज द स्ट्रक्चर। डोंट वरी बेटा, जब कॉन्सेप्ट है तो हम कर लेंगे चीजों को मैनेज। और मैंने देखे नहीं दो ऑक्सीजन, तो अगर दो ऑक्सीजन नहीं होते तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कैसा बनेगा, राइट। और दो ऑक्सीजन है तो बता दिया, तो इससे स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल तो रहा ना तब भी। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये एमओ डायग्राम के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा। एनो मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम, एमओ डायग्राम अभी पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासेस में। 8 बजे रोज क्लासेस चलती हैं रात को, सभी बच्चे जरूर देखें भाई। फिलहाल मैं आइडिया देता हूं, अगर आप NO का एमओ डायग्राम बनाते हैं तो आप बस सिर्फ ये बात ध्यान रखिए, जो ये है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, इनसे मिलके बनने वाले जो एम, मैं सिर्फ, किसी को रटना कुछ नहीं है बेटा। अभी मैं जब बनाना सिखाऊंगा तो आप लोगों को आ ही जाएगा, टेंशन किस चीज की है। आप ये जानते हैं कि NO का जो एमओ डायग्राम बनता है, ये पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, पाई स्टार। 2px मान सकते हो एक को, 2py। जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए बता रहा हूँ, सिग्मा स्टार 2pz। NO के पास एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं, नहीं एक ही होता है, राइट, ठीक है। तो ये कह रहा है एन इंक्रीज इन द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द IR। अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो सभी बच्चे इतनी बातें तो समझ ही पाएंगे कि NO जो मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम जब मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, तो सोचिए उसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। छोटी क्लास में भी आप लोग जानते हैं ये वाली बातों को, क्लियर है? तो पहली वाली बात सही है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ, साइड में जाता हूँ तो। EPR एक्टिव स्पीसीज है क्या? इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। EPR एक्टिव स्पीसीज वो होती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, NO से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, तो क्या अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बचेगा? आंसर इज नो। अब ये इसके पास अनपेयर्ड नहीं बचेगा, ये EPR एक्टिव नहीं होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन इन होमो बीइंग क्लोजर टू द ऑक्सीजन देन टू द नाइट्रोजन। चलिए इसका मतलब मुझे इससे नीचे वाला भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होता है इस तरीके से। एमओ डायग्राम जिनको आता है वो समझ पा रहे होंगे मेरी सारी बातें। होमो जो है किसके क्लोज हो गया है? देखो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का जो फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ये हो गया है, और ये किसके क्लोज हो गया है? नाइट्रोजन इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो आप समझ गए हैं कि करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ तो ऑप्शन ही नहीं। क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पे इलेक्ट्रॉन इन होमो बीइंग क्लोजर टू द नाइट्रोजन देन टू ऑक्सीजन। क्या इसके ऑप्शन सही हैं सारे? इलेक्ट्रॉन इन होमो बीइंग क्लोजर टू द ऑक्सीजन देन टू द नाइट्रोजन। राइट राइट राइट, तभी तो मैं कहूं
फर्स्ट एंड थ्री 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 थ्री, समझ में आई बात? नो ऑप्शन नहीं है, वो थर्ड वाला है भाई। नहीं 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 भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ? वेट करो, इसका एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे एक बार कंप्लीट, तो हम कंफर्म कर पाएंगे। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, अदरवाइज हमें इसका एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा। एमओ डायग्राम कंप्लीट बनाएंगे हम यहाँ पे, चलो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, डोंट वरी, हम अभी हम इसकी और सीरीज को भी पढ़ेंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है इन होमो बीइंग क्लोजर टू द ऑक्सीजन देन टू द नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल, थर्ड में ऑक्सीजन के क्लोज बता रहा है वो। नाइट्रोजन के क्लोज होंगे। राइट राइट राइट, ठीक है। चलिए आई चेक दिस, इसके ऑप्शन चेक कर लूंगा मैं एक बार, ये ऑप्शन क्या गिवन है, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर, एक सेकंड, इसका एमओ डायग्राम बनाए, 2 मिनट रुकिए। तो एक बार इसका कंप्लीट एमओ डायग्राम बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, रफ सा बना देता हूँ, आप लोग देख लेना वैसे से। नाइट्रोजन का 2s अगर यहाँ है, ऑक्सीजन का 2s लोअर एनर्जी में होगा, नाइट्रोजन का 2s, ऑक्सीजन का, दिस इज नाइट्रोजन के 2p। देखो बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सुनते रहो जितनी भी बातें समझ में आ रही है अब, ठीक है। इसका 2s और इसका एक बॉन्ड इंटरेक्शन होगा, एक सिग्मा बनेगा, राइट। लाइक दिस, तो बनेंगे पाई से, तो अरे भाई साहब बहुत दिन हो गए इन लोगों का एमओ डायग्राम पढ़ाए हुए, रुक जाओ। इसका 2s इसके 2p से इंटरेक्ट करता है, एक सिग्मा बनता है, ठीक है। एक सौ पी वाई और पी एक्स पी वाई इंटरेक्ट करेंगे। देख लो, तुम भी बोल सकते हो पेपर में सारी चीजें, तब काफी टाइम हो जाता है किसी चीज को पढ़े हुए। देखो, इसका नॉन बॉन्डिंग में रह जाएगा वो इस तरीके से, राइट। तो ये है सही एमोडायग्राम। तो अगर इसका एमोडायग्राम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम, ये ठीक है, टू दिस 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 दिस, सिग्मा ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएंगे, सिग्मा ऊपर, पाई नीचे, 1 and 2, राइट, इस तरीके से। अब आपने देख लिया भैया, ये यहाँ थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये एक और ये वाला, दिस इज NO पॉजिटिव का एमोडायग्राम। तो ये बन गए हैं होमो, और दैट शुड बी मोर क्लोजर टू द ऑक्सीजन आने चाहिए क्या, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये होमो भी लोअर एनर्जी में आएंगे, एंड दे विल अप्रोच टू द ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल, क्योंकि अभी तो ये नाइट्रोजन के 2p के पास हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये थोड़े से लोअर एनर्जी में होंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड कैन बी करेक्ट ऑप्शन, बट आई विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस एमओ डायग्राम, जिसका एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो एक बार मुझे एग्जैक्ट एनर्जीज देखनी होंगी इसकी, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जब एनो का एमओ डायग्राम पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको डिस्कस जरूर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको कुछ चेक चेक वाले पॉइंट पे डाल दीजिए, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, तो इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे बेटा, ठीक है।
यस, ये फर्स्ट एंड थर्ड भी सही हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये पॉसिबल है कि जो होमो है वो थोड़े से नीचे को शिफ्ट हो जाए, तो दिस इज अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है। बट आई विल गो विद द फैक्ट एमओ डायग्राम से, डोंट वरी अबाउट दैट। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत लिया करो आप, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसकी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30, राइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये किसी से होगा भी नहीं इजीली। मैंने क्या बताया था, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 के कुछ एक्सेप्शनल केसेस सीएसआई नेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ASCl5 थर्मली लेस स्टेबल होता है PeCl5, PeCl3 से। PeCl5 होना चाहिए क्वेश्चन में। वैसे मैं आपको बताता हूँ, ASCl5 जो है वो थर्मली लेस स्टेबल है PeCl5 से भी, इवन SbCl5 से भी। दिस इज द फैक्ट, थर्मली लेस स्टेबल, याद रखना, लेस स्टेबल। आर्सेनिक +5 वाला पेंटाहेलाइड ज्यादा इजिली नहीं बनाता है। उसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो आप बुक में पढ़ते हैं वो आपको क्या मिलेगा, सुन लीजिए बेटा, कि आर्सेनिक, जैसे मान लीजिए यहाँ है जिंक, जिंक से आगे कौन आता है, गैलियम, देन आर्सेनिक। तो ये जो पूरी स्कैंडियम से लेके जिंक है, मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ, थियोरेटिकली आप कुछ भी प्रिडिक्शन कर देते हैं, राइट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट, एस पेंटाहाइड ऑफ आर्सेनिक जो है वो बहुत लेस स्टेबल है। आप पूरे ग्रुप को देखिए, NCl5 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, BiCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी आर्सेनिक +5 में स्टेबल नहीं होता है ज्यादा। उसका एक पॉसिबल आंसर जो बुक में मैंने पढ़ा है वो ये है, वो बोलते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन लगती है। आप जानते हैं 3D की पुअर शील्डिंग होती है, और अगर 3D की शील्डिंग पुअर है तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आर्सेनिक की क्या होती है बेटा, 4s2 4p3। तो 4s पे जो Z इफेक्टिव होता है वो बढ़ जाता है अगर शील्डिंग किसकी पुअर होगी, 3D। तो 4s का इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट नहीं हो पाता है, दिस इज द रीजन। क्लियर है, मैंने बताया था, याद कीजिए, एल्यूमिनियम और गैलियम में भी रेडियस गैलियम का कम होता है देन एल्यूमिनियम, तो वहां भी आप क्या रीजन देते थे, 3D की पुअर शील्डिंग ऑफ 3D। तो इस ग्रुप में 3D की पुअर शील्डिंग अफेक्ट करती है उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को। देखो फॉस्फोरस और आर्सेनिक में आर्सेनिक छोटा नहीं है, बड़ा तो है, लेकिन 3D की पुअर शील्डिंग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए इसको कोई आंसर नहीं कर सकता था जब तक ये सारी बातें नहीं जानता हो। तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप, मेन ग्रुप आप सारा पढ़ेंगे जब, तो मैं ये ऐसी ऐसी बातें आपके सामने पॉइंट आउट करूंगा। अदरवाइज आप सोचिए कोई भी बच्चा अपने आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, उसका तो आंसर यही होगा कि सर आर्सेनिक वाला जो है वो इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उसकी बाउंड लेंथ के बेसिस पर आंसर कर देगा वो, जैसे वो कह रहा है, जैसे कि वो कह रहा है कि साइज बड़ा हो जाएगा। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ट्रू हैं। आर्सेनिक का साइज फॉस्फोरस से बड़ा है, राइट, रेडियस ऑफ फॉस्फोरस से ज्यादा किसका है, रेडियस ऑफ आर्सेनिक। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी में साइज रीजन नहीं है, 3D की पुअर शील्डिंग रीजन है। समझ में आ गया सभी लोगों को, बोलो भाई। तो एक क्वेश्चन जो ये वाला रहा, इसको आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो 1 और 3 कैन बी द करेक्ट आंसर, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ दिया भी है कि जैसे ही NO+ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो होमो है ये लोअर एनर्जी में आ जाएंगे। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज आते हैं लोअर एनर्जी में, तो ये 2p ऑक्सीजन के थे, ये 2p नाइट्रोजन के थे। तो आप यही रीजन मान के चलिए, अगर आंसर बी ही सही है तो दिस इज द रीजन कि ये लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे, और लोअर एनर्जी की तरफ जैसे ही शिफ्ट होंगे तो वो क्लोजर किसके आ रहे हैं, 2p के ऑर्बिटल के क्लोज आ जाएंगे। क्लियर है, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। इफ देयर इज एनी चेंज देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन। तो ये CSR नेट के 2018 तक 30 क्वेश्चन कर लिए।
1920 वाले लेटेस्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे। अब अपनी क्लास कब है भाई? 8 बजे जो यूट्यूब चैनल पे है, यहीं पे अच्छे से पढ़ना। जीओसी जो पढ़ा है वो सारा रिवाइज करके आना, बहुत काम की थी। एरोमेटिसिटी के बिना आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लेना, आपको अटक ही जाएंगे, लेकिन एरोमेटिसिटी इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। देखिए एमओटी एरोमेटिसिटी सब मिक्स हो जाएगा। लग रहा है आप लोगों को कि सर केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट आ रहा है? बोलिए भाई, क्या आपको लग रहा है अब केमिस्ट्री से मोहब्बत हो रही है? थोड़ी थोड़ी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ेगी, सही टर्म्स यूज करेंगे, इसको क्या समझा जाता है, तो आने वाले चीजें अपने आप समझ में आती जाएगी और रैंक 1 लाई जा सकती है अगर आप इसी तरीके से रेगुलर रहेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, आई सी यू एट 8 PM। 8 से 10 क्लास लूंगा, 2 घंटे तैयार हो गया ना एनर्जी के साथ, ठीक है? एनर्जी फुल ऑन रखना, 8 से 10 2 घंटे पीटूंगा तुम्हें। यस यस, जो क्लास टाइम टेबल में जो लिखा है वो क्लासेस हैं उसी टाइम पे, ठीक है? मैंने अकेडमी यूट्यूब चैनल पे बता रहा हूँ कितने बजे क्लास है, ठीक है? नोट्स में शेयर कर दूंगा जल्दी से ही। बाय बाय एवरीवन।